So very good evening to all of you. As you know that we have started the chapter number 10th, financial market, and thereon we have yet to be completed uh, financial market, meaning types of financial market, differences between the money market and capital market. Now that is we will discuss about the types of capital market. What are the various types of capital market? So as I told you that there are basically two types of capital market. First one is your primary market, second one is your secondary market. There are two types of market, primary and secondary. As you know that you can see the name, primary, secondary. These are such type of market where securities, financial assets are to be issued or traded. Whenever we are discussing about primary market, जब भी हम primary market के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम फ्रेश सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं बेटा। फ्रेश सिक्योरिटी, फ्रेश सिक्योरिटी का मतलब हमारा सीधा सीधा होता है न्यू इशू शेयर से। फ्रेश सिक्योरिटी का मतलब न्यू शेयर, न्यू इशू शेयर, तो इसको न्यू इशू मार्केट के नाम से भी बुलाया जा सकता है। न्यू शेयर से हमारा मतलब होता है यहाँ पर। और सेकेंडरी मार्केट का नाम है सेकंड हैंड मार्केट, ऐसी मार्केट जहां पर सेकंड हैंड प्रोडक्ट सेल किए जाते हो। तो यहाँ पर सेकंड हैंड प्रोडक्ट क्या होंगे हमारे, द एसेट्स विच वी हैव ऑलरेडी इशूड। जो प्राइमरी मार्केट में हमने एसेट्स इशू कर दी थी, उन एसेट्स को हमने यहाँ पर दोबारा से डीलिंग करना है, वो बाइंग और सेलिंग यहाँ पर की जाती है, उन्हें बोलते हैं सेकंड हैंड मार्केट। सेकंड हैंड मार्केट का नाम हुआ सेकेंडरी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट में अब हम बात करते थे, हमने दो पार्ट में बांटा था इसको बेटा, लॉन्ग कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। जहाँ लॉन्ग टर्म जो है सोर्स मिले गवर्नमेंट बाय सेबी हो, और जहाँ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस मिले गवर्नमेंट बाय आरबीआई हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ध्यान रखना। कैपिटल मार्केट सेबी के द्वारा कंट्रोल की जाती है, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स इशू होते हैं, इसलिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारा मेन रोल प्ले करता है यहाँ पर। क्योंकि शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या फिर कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, इनमें डिस्कशन होता है, इसलिए आरबीआई इनके ऊपर कंट्रोल करता है। Thereafter we have to be discussed about the capital market types. इसमें दो प्रकार की मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू सिक्योरिटीज इशूड मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी मार्केट को सेकेंड हैंड मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ पर हम जो प्राइमरी मार्केट है उसमें हम नई सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, और यहाँ पर जो हम ऑलरेडी जो सिक्योरिटी इशूड होती हैं उनमें ट्रेड किया जाता है, उनको बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस में हम लोग डालते हैं, बाइंग और सेलिंग प्रोसेस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट वन बाय वन। फर्स्ट वन इज देयर प्राइमरी मार्केट। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट स्टैंडिंग फॉर, दिस इज द मार्केट फॉर न्यू सिक्योरिटीज ओनली। न्यू सिक्योरिटीज के लिए मार्केट होती है, इसे न्यू सिक्योरिटी मार्केट के नाम से हम जानते हैं। इन प्राइमरी मार्केट कंपनीज इशू शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स एंड कलेक्ट रिक्वायर्ड फंड्स। यहाँ पर जो कंपनी है प्राइमरी मार्केट में, वो डायरेक्टली शेयर किन को इशू करती है, शेयर से डिबेंचर्स, बॉन्ड्स किन को इशू करती है, इन्वेस्टर्स को, और वहां से पैसा डायरेक्टली कलेक्ट करती है। Here buyers get new securities, so it is also called as new issue market। क्योंकि यहाँ बायर्स न्यू सिक्योरिटीज प्राप्त करती हैं, इसलिए इनको न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। इन प्राइमरी मार्केट कंपनी कलेक्ट मनी एंड इन्वेस्टर्स गेट न्यू सिक्योरिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है वो सारा पैसा मार्केट, जो प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी है वो पैसा सारा कलेक्ट किससे करती है, इन्वेस्टर से कलेक्ट करती है, और उनको नई सिक्योरिटीज डायरेक्टली कंपनी से प्राप्त होती हैं इसके बदले में। दोज हु आर असिस्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी मार्केट आर अंडरराइटर्स, शेयर मार्केट, शेयर ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज एंड मर्चेंट बैंकर्स। जो इनके प्राइमरी मार्केट के अंदर जो मेन एक्टिविटीज को असिस्ट करने वाले लोग होते हैं, वो कौन होते हैं, वो अंडरराइटर्स होते हैं, वो शेयर ब्रोकर्स होते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, वो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, जो इस प्रकार की सिक्योरिटीज को इशू करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होती हैं, ये देखिए। यहाँ पर फ्रेश शेयर्स इशू किए जाते हैं उसे प्राइमरी मार्केट, और जहाँ सेकेंड हैंड सिक्योरिटी मटेरियल उसे सेकेंडरी मार्केट के नाम से बुलाते हैं। प्राइमरी मार्केट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज ओनली, केवल नई सिक्योरिटीज में डील करता है। इन प्राइमरी मार्केट कॉन्टैक्ट इज बिटवीन कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स,
इन सेकेंडरी मार्केट इट इज बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली, वहां कंपनी का कोई रोल नहीं होता। इन प्राइमरी मार्केट कंपनी गेट कैश एंड इन्वेस्टर्स गेट न्यू शेयर्स। और प्राइमरी मार्केट के अंदर जो है कंपनी क्या करती है, कैश प्राप्त करती है और नए शेयर इशू करती है। जहां पर हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की, तो प्राइमरी मार्केट के अंदर रिलेशन होता है कंपनी का और इन्वेस्टर्स का। और जब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की, तो वहां रिलेशन होता है इन्वेस्टर का और इन्वेस्टर का, उनके बीच में आपस में संबंध होता है। तो उस रिलेशन को हम यहाँ क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स अंडर विच वी कैन इश्यू द शेयर्स इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को इशू करने की कौन कौन से मेथड होते हैं, उनको हम फ्लोटेशन मेथड के नाम से भी बुलाते हैं। दीज आर द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन फॉर इशूइंग द न्यू शेयर्स इन द मार्केट। फर्स्ट वन मेथड है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। पब्लिक को शेयर इशू करना किसके थ्रू, प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू करना। कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसमें डिटेल देते हैं कंपनी के बारे में, बताती है कंपनी कौन सा शेयर कितने रुपए में इशू कर रही है, और उसके थ्रू जो है वो शेयर पब्लिक तक पहुंचते हैं। ऑफर फॉर सेल, इसमें कंपनी करती क्या है, जनरली जो ब्रोकर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको शेयर इशू करती है और उन कंपनी से उन शेयर को खरीद कर अपने प्राइस पर जो है जनता के बीच में इशू करते हैं, जनता को सेल करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कंपनी केवल उन लोगों को शेयर इशू करती है जो उसके नोन होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं या फ्रेंड सर्कल होते हैं, केवल उन्हीं को शेयर इशू करती है। राइट इशू के अंदर हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको कम प्राइस पर ये शेयर इशू करते हैं, तो एक प्रकार से उनके लिए राइट होता है, वो चाहें तो इसको ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो कंपनी फिर उसके बाद इन शेयर को किसी दूसरे पर्सन को सेल कर देती है। EIPOs, EIPO का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। EIPO जैसे शेयर मार्केट, जैसे हम लोग ऑनलाइन शेयर परचेज करते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू, या किसी कंपनी की साइट पर जाकर वहां पर एप्लीकेशन डाल देते हैं शेयर परचेज करने के लिए, उसे हम EIPO के नाम से जानते हैं। पब्लिक इशू से जो है पार्टिकुलरली पैसा आता है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट के हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या क्या है, पब्लिक इशू है, राइट इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, या EIPOs है। Let us discuss one by one these methods. First one method is regarding to public issue through prospectus. होता क्या देखिए, under this method the company invites the general public to subscribe its share or debentures through issue of prospectus. Prospectus is that statement, that document which containing the all details of the company. The prospectus contains everything about the company and public issue. यानी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें लिखी होती है, साथ साथ जो हम शेयर इशू कर रहे थे उनके बारे में जानकारी दी होती है। These details help the public to understand and evaluate the earnings potential and risk in the proposed investment. ये जो प्रोस्पेक्टस है उनको मदद करता है ये समझने में, किनको, इन्वेस्टर्स को, ये समझने में कि कंपनी में जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट का जो उसने ऑफर दिया है क्या उसमें पैसा लगाना सही है या नहीं है, या प्रपोज्ड अर्निंग्स क्या रहेंगी, या अर्निंग जो हमारा पोटेंशियल अर्निंग है वो क्या रहेंगी, रिस्क क्या रहेगा। This method requires bankers, brokers and underwriters to work as intermediaries. ये जो मेथड इनमें जो ये जो मेथड होता है इसमें हमें बैंकर्स की जरूरत होती है, ब्रोकर्स की जरूरत होती है, अंडरराइटर्स की जरूरत होती है, और ताकि वो क्योंकि एज एम इंटरमीडियरीज होते हैं, मिडिलमैन की तरह वो काम कर सकें। इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड, ये एक एक्सपेंसिव मेथड होता है बेटा, क्योंकि इसमें हमें प्रिंटिंग का खर्चा पेड करना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे पेड करने पड़ते हैं इसके अंदर। जैसे कि मोस्ट पॉपुलर मेथड जो है वो क्या है हमारे पास देखिए, रिक्वायर्ड एडवर्टाइजमेंट एंड असिस्टेंस ऑफ द ब्रोकर, बैंकर्स एंड अंडरराइटर्स, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड। इसलिए हम इसको एक्सपेंसिव मेथड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्चे हमें करने पड़ते हैं। प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन, इट हेल्प्स टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट द इन्वेस्टिंग पब्लिक। पैसा जो है पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए वो अट्रैक्ट करती है, पब्लिक के द्वारा पैसा लगाने के लिए उनको अट्रैक्ट करती है। और इसमें एडवर्टीजमेंट हमें करनी होती है, बैंकर्स ब्रोकर्स की हमें जरूरत होती है, उनको कमीशन पेड करना होता है, इसलिए ये एक एक्सपेंसिव मेथड के तौर पर जाना जाता है। इसमें से जो पार्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और क्वेश्चन केस स्टडी बेस पर पूछा जाता है। आपको केस स्टडी दे दी जाएगी और उससे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए किस प्रकार की जो है मार्केट, किस प्रकार की जो है फ्लोटेशन मेथड यहाँ पर डिस्कस किया गया है, किस प्रकार का मेथड यहाँ फ्लोटेशन मेथड जो है वो डिस्कस किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट सेकंड ऑफर देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है बेटा, इसमें इनडायरेक्ट वे में हम
सिक्योरिटीज को पब्लिक को सेल करते हैं। इनडायरेक्ट वे का मतलब है कि हम ये सिक्योरिटीज पहले अपने नॉन को, जो इंटरमीडियरीज होती हैं, उनको दे देते हैं और वो अपने एक फिक्स प्राइस पर इनको पब्लिक को सेल करती हैं। अंडर दिस मेथड द एंटायर लॉट ऑफ सिक्योरिटीज आर फर्स्ट सोल्ड टू एन इंटरमीडियरीज, यानी मिडिलमैन को बेच दी जाती हैं और वो एक फिक्स प्राइस पर जो इनको परचेज कर लेते हैं, उसके बाद अपने प्राइस पर उनको पब्लिक में सेल करते हैं। द इंटरमीडियरीज में इशूइंग हाउसेज और स्टॉक ब्रोकर्स, जो यहाँ पर इंटरमीडियरीज की बात हो रही है वो कौन हो सकते हैं, वो इशूइंग हाउसेज हो सकते हैं या स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं। द इंटरमीडियरी देन रीसेल्स देम दीज शेयर्स टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक एट ए हायर प्राइस, और वो जो इंटरमीडियरीज होते हैं इनको दोबारा से रीसेल करते हैं किस पर, हायर प्राइस पर, किनको, जो पब्लिक इनमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है उनको। द इशूइंग कंपनी has saved from the tedious process involved in marketing public issue। इस प्रकार से जो कंपनी होती है वो एक टेडिशियस प्रोसेस का मतलब लेंथी प्रोसेस, जो कि काफी लेंथी हो सकता है अगर वो डायरेक्ट पब्लिक को शेयर इशू करती है, तो उस प्रोसेस से बच जाती है, उस प्रोसेस से अपने आप को सेव कर लेती हैं ताकि मार्केट में शेयर्स जो है उनके थ्रू इशू ना हो। तो ऑफर फॉर सेल जो है बेसिकली वो बीएससी एनएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके थ्रू की जाती है। डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट ऑफ द इंटरमीडियरीज। मान लीजिए इंटरमीडियरीज कंपनी से शेयर 10 रुपए में परचेज कर लेती है और पब्लिक को वो शेयर 15 रुपए में सेल करती है, तो 15 रुपए में जो कंपनी को शेयर, जो पब्लिक को शेयर इशू करती है, तो 5 रुपए का जो गैप आया दैट विल बी टर्म्ड एज प्रॉफिट फॉर द इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज के लिए वो 5 रुपए प्रॉफिट माने जाएंगे और वो प्रॉफिट को अपने पास से रखते हैं। प्रॉफिट से बेसिक एक्टिविटी उनकी यही है, इनकम कमाने की। थर्ड पॉइंट है मेथड्स ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज में प्राइवेट प्लेसमेंट। बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है अपने नॉन फैमिली मेंबर्स को कोई मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शेयर इशू करना। प्राइवेट प्लेसमेंट इज द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय ए कंपनी टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक LIC, UTI, etc. and some selected individuals. They may be the family members. This method helps to raise the capital more quickly than a public issue through the prospectus. Company which cannot afford a public issue can choose private placement. तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी कैन नॉट अफोर्ड ए पब्लिक इशू को वो अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी कि प्रोस्पेक्टस नहीं छुपा सकती, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में वो शेयर किनको इशू कर देती है, प्राइवेट प्लेसमेंट में कर देती है, ताकि वो लोग इनकी एडवर्टाइजमेंट करके इन शेयर को सेल करें। सिंपल सी बात पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज वे ऑफ सेलिंग सिक्योरिटीज टू द प्राइवेट इन्वेस्टर, सिंपली प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। इट इंश्योर्स शेयर्स अवेलेबल टू ओनली ए limited number of suitable investors, does not require underwriting. It is beneficial to all types of companies because it is less expensive and less time consuming. तो ये इसकी मेन फीचर रहेंगे, मेन पॉइंट रहेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के। नेक्स्ट मेथड है राइट इशू। व्हाट इज राइट इशू एक्चुअली? राइट इशू का मतलब है इट इज एन राइट to those shareholders who are already existing shareholder of the company. A right issue is an invitation to the existing shareholders to purchase additional new shares in the company in proportion to their existing holdings. It means मान लीजिए जो existing shareholder हैं, किसी के पास 100 शेयर हैं और कंपनी ये कह देती है कि हम ये राइट देंगे कि 5 शेयर के बदले में हम उसको 1 शेयर राइट इशू कर देंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास 100 शेयर हैं उनको हम ये राइट कितने शेयर का दे देंगे, 20 शेयर्स का, नहीं 20 शेयर हम इस तरीके से उसको इशू कर सकते हैं। ये उसका राइट है, वो अगर इसको लेना चाहे तो एक्सेस करना चाहे तो कर सकता है, अगर नहीं लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी और को अपना राइट ट्रांसफर कर सकता है। राइट इशू आर ऑफर्ड व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी इशूज एडिशनल शेयर्स लाइक FPO फॉलो द पब्लिक ऑफर ऑन द सेम कंपनी होता है। बेटा FPO का मतलब होता है फॉलो द पब्लिक ऑफर, यानी कि जो कंपनी शेयर इशू कर रही है वो अपने ही शेयर होल्डर से अपील करती है कि वो उसी बिजनेस में पैसा और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं FPO, फॉलो द पब्लिक ऑफर, टू इंक्रीज देयर कैपिटल, अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। इट इज जनरली ऑफर्ड एट ए प्राइस बिलो द करंट मार्केट प्राइस टू द एक्सरसाइज दिस राइट। और जनरली कंपनी इन शेयर्स को लेस देन मार्केट प्राइस इशू करती है। मान लीजिए मार्केट में किसी शेयर की कीमत 20 रुपए है तो कंपनी ये शेयर जनरली 15 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए में उनको इशू कर देती है। इसको बोलते हैं लेस देन मार्केट प्राइस। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस राइट इशू?
इट इज ओनली राइट, ये केवल राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बेटा। सो वो एक्सरसाइज करें या ना करें ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, यानी शेयर होल्डर शेयर को परचेज करें या ना करें ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज चांस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर्स इन द कंपनी एट डिस्काउंटेड रेट, और ये उनके लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए एक चांस होता है, एक मौका होता है कि वो न्यू शेयर्स को परचेज कर सकते हैं डिस्काउंटेड रेट पर, मार्केट से कम रेट पर। तो ये इसके दो मेन पॉइंट हुए इस राइट इशू के जो कि आपको समझने हैं। फिफ्थ मेथड है हमारा ई आईपीओज। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, आईपीओज मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। इट रेफर्स टू द इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैव टू be appointed for the purpose of accepting applications and placing orders with the company। और इस प्रकार के ऑर्डर्स को केवल जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं वही एक्सेप्ट कर सकते हैं, वही इस प्रकार के शेयर्स में ट्रेडिंग करवा सकते हैं। द इशूइंग कंपनी शुड आल्सो अपॉइंट ए रजिस्ट्रार टू द इशू, और इस जो इशूइंग कंपनी होती है वो एक रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट करती है इस प्रकार के शेयर्स को इशू करने के लिए। द शेयर कैन बी लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज, और इस प्रकार के शेयर इशू करने के लिए जरूरी है वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो अदर देन द एक्सचेंज थ्रू व्हिच इट हैज ऑफर्ड फॉर इट्स सिक्योरिटीज। अदर देन द एक्सचेंज थ्रू व्हिच इट हैज ऑफर्ड फॉर इट्स सिक्योरिटीज मीन जिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उस स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ के बाकी अदर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए ताकि लोग वहां से इन शेयर्स को आसानी से परचेज कर सकें। तो ये हमारा जो बेसिकली ई आईपीओ का प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट शेयर्स को इशू करते हैं। दीज आर द 5 मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन अंडर विच द शेयर्स आर टू बी इशूड। फ्लोटेशन मेथड के केस में जब मैं बात करता हूं बेटा तो ये आपसे मैंने आपको बताया कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और उसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के पूछने के पीछे सिंपल सा लॉजिक रहेगा, सिंपल सा कारण रहेगा कि वो क्वेश्चन जानना इसलिए चाहता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के वो क्या कर लेगा, एक क्वेश्चन केस स्टडी बेस का रख देगा। जैसे कि मैं आपके एक केस स्टडी डिस्कस करता हूं इसके बारे में, आप केस स्टडी को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि भाई किस तरीके से इनके आंसर, इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं एक केस स्टडी आप लोगों के सामने रीड कर रहा हूं, वो आप लोगों के पास तो नहीं है लेकिन आप ध्यान से सुने। कैना ए ब्यूटी प्रोडक्ट ई कॉमर्स कंपनी, कैना एक कंपनी है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, वो ई कॉमर्स कंपनी है। इज डाइवर्सिफाइंग इनटू मेंस ग्रूमिंग, वो जो है अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करना चाहती है, इसका मतलब अपने प्रोडक्ट की जो लाइन है उसको इंप्रूव करना चाहती है और प्रोडक्ट वो बनाना चाहती है। वो अब तक लेडीज प्रोडक्ट बना रही थी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब वो क्या करती है मेंस ग्रूमिंग, यानी जो मैन है उन लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहती है। It is also tapping the demand for beauty products in the fashion industry and amid professionals such as makeup artists। और इसकी जो डिमांड है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वो फैशन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, और amid प्रोफेशनल सच एज मेकअप आर्टिस्ट और जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी, वो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो है उनके लिए भी इसकी इनके प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड है। As it diversified its online presence, China is also expanding its physical presence. They have 41 outlets across 18 cities presently and plan to expand to 180 outlets। उसकी presently जो है 41 outlets है जो कि 18 सिटी में काम कर रही हैं, और वो चाहती है कि और ज्यादा इनको एक्सपेंड करे, 180 outlets उसकी कम से कम हो। Each store requires a capital expenditure of 60 to 80 lakh, और हर एक जो स्टोर है उसके लिए कम से कम 60 से 80 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट रहेगी। The company has decided to raise funds by issuing equity shares but not directly to the public। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो शेयर्स जो है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स करके कलेक्ट करेगी, लेकिन डायरेक्टली पब्लिक को शेयर इशू नहीं करेगी। rather by offering them for sale through the brokers, identify and briefly explain the method of flotation followed by the company and also the name and explain the other methods of flotation that can be used by company for raising funds from the public in the primary market। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाइड करिए कि जब वो डायरेक्टली इशू नहीं करना चाहती तो ऑफरिंग देम के अलावा कौन से फ्लोटेशन मेथड है जिनमें वो पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, और आप जो भी एक्सप्लेन जो भी फाइंड आउट करें उनके अलावा यदि और कोई मेथड्स हैं तो उनको भी लिखें, उनको भी एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बेटा ऑफर फॉर सेल मेथड की, क्योंकि ऑफर फॉर सेल मेथड क्या है, हमारा फ्लोटेशन मेथड है जो कि कंपनी इस गिवन केस में यूज करना चाहती है। अंडर दिस मेथड
the securities are not issued directly to the public. Generally they are to be issued to the stock brokers, and वो स्टॉक ब्रोकर्स उनको हाई प्राइस पर मार्केट में इशू करते हैं। तो पहला पॉइंट तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर ये होगा। बाकी के जो अदर फ्लोटेशन मेथड है वो मैंने आप लोगों को अभी डिस्कस किए ही हैं। ये बाकी के फ्लोटेशन मेथड है EIPO, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड द पब्लिक इशू थ्रू द प्रोस्पेक्टस। बाकी जो 4 मेथड है वो इनके बारे में आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप इस पे पूरा फोकस करके चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कैपिटल मार्केट, व्हाट डू दे मीन, इनका क्या मतलब है। देखिए IPOs मैंने आपको बता दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफर। FPO मैंने बताया था फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, इट मींस इन्वेस्टमेंट इन द सेम कंपनी, सेम बिजनेस। लोगों को इनविटेशन देना कि वो उसी बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट करें, और इसमें हम पहली बार ऑफर करते हैं लोगों को कि वो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें। इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये 2 वर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में। नेक्स्ट है बेटा सेकेंडरी मार्केट। देखिए सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, चलिए देखते हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका नाम है सेकंड हैंड मार्केट, यानी कि ऐसी मार्केट जहां पर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज में डील किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। सेकंड हैंड सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, यहाँ पर सेकंड हैंड सिक्योरिटी का मतलब है जो पहले से सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुकी है, उन सिक्योरिटीज को यहाँ खरीदा और बेचा जाता है। खरीदने बेचने वाले कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स। कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ existing or listed securities. It is market in which shares, debentures, bonds, etc., which have already been issued by the company's government are traded. Secondary market merely transfer existing securities from buyer to seller, and the company is not a direct party in it. Secondary market provides liquidity to the existing securities and therefore indirectly promotes capital formation. क्योंकि वो इनडायरेक्टली शेयर्स यहाँ ट्रेड होते हैं, कंपनी का कोई रोल नहीं होता, इन्वेस्टर्स के बीच की डीलिंग होती है, तो वो खरीद बेच में जो भी डीलिंग होती है उनके थ्रू बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन बनता है। अगर इसके मेन पॉइंट्स के बारे में बात करें तो मेन पॉइंट्स क्या होंगे सर, देखिए सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज सेकंड हैंड मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। इसको सेकंड हैंड मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी हम जानते हैं, सेकंड हैंड मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ओनली, जिसमें हम जो कि हम खरीदना बेचना किसके थ्रू करते हैं, ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू करते हैं। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द लिस्टेड शेयर, जो हमने शेयर्स इसमें लिस्टेड करवा रखे हैं बेचने खरीदने के लिए, उनको आसानी से खरीदने बेचने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सेकेंडरी मार्केट इज एसेंशियल फॉर द प्राइमरी मार्केट और वाइस वर्सा। सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट के लिए जरूरी है और इसका उल्टा भी उतना ही सही है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के लिए जरूरी है। दिस इज टू बी नोन एज सेकेंडरी मार्केट। इसका हमने नाम रखा है बेटा स्टॉक एक्सचेंज, इसको स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क जो है यहीं तक रहेगा, यहाँ तक अपनी क्लास को हम जो है कंटिन्यू करके समाप्त करेंगे। आपको करना क्या है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाकर मेरे पास पिक्चर सेंड करनी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क।